पूर्ण संभावना है। ऐसे प्रश्न आज की इस क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो क्लास को लाइक जरूर करें, नए साथी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर किस जिले में? क्लास को लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न एग्जाम के अंदर पक्के मिल जाएंगे। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो कौन से जिले में? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या डूंगरपुर में? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो बड़गुजर शिलालेख के अनुसार कहा जाता है कि अलवर के अंदर अजय राज ने बनाया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मेवाड़ स्कूल से नहीं है? चित्रकला की वो कौन सी शैली है जिसका संबंध मेवाड़ स्कूल से नहीं है? चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या उदयपुर शैली? कौन सी शैली जो मेवाड़ से? तो देखिए किशनगढ़ शैली है, ये बीकानेर से संबंधित है, जिसमें बनी ठनी चित्र वगैरह लिखा गया है, बनाया गया। तो ये मेवाड़ से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा शैली के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। नाथद्वारा शैली है, इसके बारे में जो गलत बात है उसकी पहचान करनी है। ये उदयपुर शैली का उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है, तो ये तो सही है। इस शैली का संबंध नाथ संप्रदाय से है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। नाथ संप्रदाय से जोधपुर की शैली है वो संबंधित है, वहां पे महामंदिर भी बनाया था मान सिंह ने जोधपुर के अंदर, आयसनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है? दो महिला चित्रकार है, एक का नाम कमला है, दूसरी का इलायची है। इनका संबंध कौन सी चित्रकला की शैली से है? जोधपुर शैली से, बीकानेर शैली से, किशनगढ़ शैली से और नाथद्वारा शैली से? तो कमला और इलायची है ये दोस्तों नाथद्वारा शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो बात गलत लिखी हुई है उसका आपको पता लगाना। असत्य कथन का चयन कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो ये तो सही है। चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दागू प्रिंट के लिए जाना जाता है, सही है। मीनाकारी टोंक की प्रसिद्ध है और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो देखिए थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है प्रसिद्ध, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, मान सिंह के समय विकसित हुई है। तो जयपुर की है, टोंक की नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। कौन सा असंगत का मतलब गलत है? टेराकोटा मोलेला की प्रसिद्ध है, बादला जयपुर का प्रसिद्ध है, नमदा टोंक का और उस्ता कला बीकानेर की। तो उस्ता कला बीकानेर की है, नमदा टोंक जयपुर के है, बादला है ये जोधपुर का है। बोतल के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है ताकि पानी ठंडा वगैरह रहे, उसे बादला कहा जाता है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। देवनारायण जी के बारे में कौन सी बात सही लिखी गई है वो आपको बताना है। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो सही है। देवनारायण जी की फड़का गायन गुर्जर भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के, ये गलत हो गया यहाँ पे, तो केवल एक क्या है सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कंवर जी है ये कौन से लोक देवता के पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी, मिहा जी के, तेजा जी के या तलीनाथ जी के? तो गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। जो गलत है उसका चयन करना। सुगाली माता का मंदिर पाली में है, 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं, याद रखना। सकराय माता जैसलमेर, जीर्ण माता सीकर और अंबिका माता उदयपुर। तो देखिए सकराय माता का संबंध क्या है? यहाँ पे जैसलमेर दिया हुआ है, तो सकराय माता जैसलमेर से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, दधीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर किस जिले में? जो दादीच ब्राह्मण हैं उनकी आराध्य देवी है दधिमती माता, इनका मंदिर कौन से जिले में? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में या अजमेर में? तो नागौर के अंदर है दधिमती माता का मंदिर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजलियो गीत अवसर पर गाया जाता है। कौन से अवसर पर काजलियो गीत गाया जाता है? प्रश्न सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटे का आइकन है उसको ऑल कर दो। सीईटी की बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही हेल्प हो जाएगी। काजलियो रात जगह के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर, खेत में काम करते हुए या शुभ अवसरों पर। तो काजलियो है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? राजस्थान के नृत्यों में कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जाति का नहीं है? इडोणी, शंकरिया, पणिहारी और राई। तो देखिए राई नृत्य जिसको गौरी नृत्य भी कहा जाता है, ये भीलों का नृत्य है, ये कालबेलियों का नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड़दा नृत्य के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। गुड़दा नृत्य, इसके बारे में जो बात सही है उसको आपको पहचानना है। गुड़दा मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। तो गुड़दा दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, मेवाड़ का नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चित्रित मटके में
जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो चित्र इतनी छिद्रित है, छेद हुआ हुआ मटका होता है, उस छिद्रित मटके में दीपक रख के नृत्य करती हैं बालिकाएं। तो बिल्कुल केवल बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। सातल देव के समय इसकी शुरुआत हुई थी, पूछ ले तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूप नामक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? तो दोस्तों चूप है वो दांत के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है, चूप, रखन वगैरह। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बगदरी वस्त्र क्या है? बगदरी वस्त्र है ये क्या होता है, इसका आपको बताना है। बगदरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की कमर के नीचे वाले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र और ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र। तो बगदरी है वो पुरुषों के कमर के या शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कोड सही सुमेलित नहीं है? कौन सा कोड है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ एकीकरण का चरण है, एक तरफ दिनांक दे रखी है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को होता है, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को, पंचम चरण 15 मई 1949 को, और छठा चरण यहाँ पे क्या होता है? छठा चरण आपका दे रखा है कि 26 जनवरी 1950 को। तो बताना है कि कौन सा कोड सही नहीं। बी जो भी यहाँ पे बता रहे हैं वो अपने क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चतुर्थ चरण है वो गलत दे रखा है। चौथा चरण क्या है? जो 18 मार्च 1948 को पहला प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956 तक लगता है, और अपना चौथा है वो 30 मार्च 1949 को था, 48 को नहीं था। ठीक है, अप्रैल से पहले कैसे हो जाएगा चौथा? तीसरे से पहले कैसे हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार संघ की स्थापना अजमेर में कब की गई? राजस्थान सरकार संघ पूछा जा रहा है। देखिएगा, ये राजस्थान चरखा संघ है, राजस्थान चरखा संघ है। इस चरखा संघ की स्थापना हुई थी अजमेर के अंदर, ये कब हुई थी बताओ? राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राठी बोली कहाँ बोली जाती है? राठी बोली है ये कहाँ पे बोली जाने वाली बोली है? मेवात क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या बागड़ क्षेत्र के अंदर? दोस्तों मेवात क्षेत्र है जो अलवर भरतपुर के बीच का क्षेत्र, वहां पे बोली जाती है राठी बोली। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऊपरमाल पंच बोर्ड आप सभी को बताओ, ऊपरमाल भीलवाड़ा बिजोलिया का क्षेत्र है। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी, पूछ ले तो। 1917 में स्थापना हुई थी। पूछे कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मन्ना पटेल है इसको प्रथम अध्यक्ष बनाया था, याद रखना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इनका भाषण बहुत चर्चित रहा था, लगभग 10,000 महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया था उस समय के अंदर, ये बहुत बड़ी बात थी। तो किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से है? दुधवा खारा किसान आंदोलन, चंद्रावल किसान आंदोलन, कटराथल और डेंगू किसान आंदोलन। तो ये कटराथल किसान आंदोलन है, जो कटराथल जाट महासभा हुई थी उनसे संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्थान व संस्थापक के गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ संस्थान दे रखी है, दूसरी तरफ उनका संस्थापक दे रखा है, तो जो गलत लिखा हुआ है उसका आपको चयन करना है यहाँ पे। तो देखिएगा, संप सभा है, इसके सामने लिख रखा है कि गोविंद गिरी, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख रखा है कि वागड़ सेवा मंदिर, तो ये भी सही हो जाएगा। राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल सही है। राजस्थान हरिजन सेवा ओम भोगीलाल पांड्या, ये बिरला के द्वारा की गई, घनश्याम बिरला है, यहाँ पे भोगीलाल पांड्या नहीं है। तो डी ऑप्शन ये अपना क्या है? गलत लिख रखा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय, जो भारत के जितने भी देसी राज्य थे उनको एक संगठन बनाया गया, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बीके थापर व बीबी लाल के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? बीके थापर और बीबी लाल है, ये कौन सी सभ्यता के उत्खनन करता है? पहाड़ के, कालीबंगा के, बागोर के या गणेश्वर के? तो कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, इसका उत्खनन है वो बीके थापर और बीबी लाल थापर ने किया था, जबकि खोस है वो अमलानंद खोस ने की थी, याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? दो ग्रंथ दे रखे हैं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। इन ग्रंथों की रचना किसने की? राजशेखर ने, नयनचंद्र ने, महेंद्र पाल ने या जयदेव ने? तो ये जो ग्रंथ है वो राजशेखर के द्वारा रचित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? राणा कुंभा के बाद में चित्तौड़ का शासक कौन बना था? आप सभी को पता है कुंभा को अंत समय में उन्माद रोग हो गया था,
बीमार था, इसकी हत्या उदय सिंह फर्स्ट यानी कि उदा ने कर दी थी। इसको उदयकरण या उदय सिंह फर्स्ट भी कहा जाता है और बाद में यही क्या बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकलिंग महाकाव्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? एकलिंग महाकाव्य काव्य है, ये किसने लिखा? राणा कुंभा ने, कहना व्यास ने, राजशेखर ने या जयदेव ने? एकलिंग महाकाव्य किसने लिखा है? तो दोस्तों एकलिंग महाकाव्य कहना व्यास के द्वारा लिखा गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होती है कहलाती है? जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसका क्या नाम है? देखिए एक बागर होता है, एक खादर होता है। तो जो नई वाली होती है उसको क्या कहते हैं? खादर, तराई, भाबर या बांगर। तो जो नवीन मृदा होती है उसे तो नई वाली को खादर कहते हैं और पुरानी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको बागर कहा जाता है। दोनों याद रखने हैं, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है? राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो भौगोलिक रूप से हमें 2 स्थानों पर उपस्थित मिलते हैं? अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो देखिएगा जो अजमेर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है अपना, ये 2 जगह पर स्थित जिले हैं भौगोलिक रूप से। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप मानचित्र देखेंगे तो पता चलेगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण पर जो पाकिस्तान की सीमा लगाते हैं उनका सही क्रम क्या है? तो आप सभी को पता, उत्तर में क्या है? गंगानगर है और दक्षिण के अंदर क्या है? बाड़मेर है। तो शुरुआत में गंगानगर होना चाहिए, लास्ट में बाड़मेर इसके है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसके शुरुआत में गंगानगर लेकिन लास्ट में बाड़मेर नहीं, तो ये भी गलत। तो सीधा अगर आपको याद भी नहीं है तो भी पहला ऑप्शन अपना सही हो जाता है। और 4 जिले आपको पता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सीमा बनाते हैं। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया? वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? हम अभी पढ़ते हैं तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों के अंदर बांटते हैं, लेकिन वीसी मिश्रा का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? 5, 3, 4 या 7? तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलवा की नाल व हाथीगुड़ा की नाल अवस्थित है। झीलवा की नाल और हाथीगुड़ा की नाल है, ये कहाँ पे है? उत्तरी अरावली में है, मध्य अरावली में है, दक्षिणी अरावली में है या हड़ौती के पठार में? तो झीलवा की नाल और हाथीगुड़ा की नाल ये उदयपुर राजसमंद वाला ये वाला क्षेत्र है जो क्या है? दक्षिणी अरावली के अंदर आएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि ये दक्षिणी अरावली में है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर व हनुमानगढ़ किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया उसके अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ये कौन से जलवायु क्षेत्र के अंदर आते हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ये BWHW के अंदर आते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ, हाथीमना नृत्य है ये कौन सी जनजाति में किया जाता है? भील में, गरासिया में, मीणा में या सहरिया में? हाथीमना नृत्य कौन सी जनजाति के अंदर होता है? तो हाथीमना नृत्य है, इसका संबंध आपका जो भील जनजाति है उनके द्वारा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है? जो हमारी नदी पार्वती नदी है, इस पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान के अंदर कौन से जिले से होता है? कोटा से, झालावाड़ से, बारां से या चित्तौड़गढ़ से? तो दोस्तों पार्वती नदी है ये 12 जिले से प्रवेश करती है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीरियोस सिंडिकस है? लसीरियोस सिंडिकस है, ये किसका वानस्पतिक नाम है? क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये आपको भी पता लग रहा होगा। लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो विशेष रूप से निवेदन रहेगा सब्सक्राइब कर लो, ताकि पीछे वाले और भी वीडियो है उनसे आप नहीं चूको। और हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपी स्टडी फेवर नाम से, बड़े अक्षरों में आरपी स्टडी फेवर नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करना, टेलीग्राम चैनल रहेगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे डेली क्विज होती है, उसमें भी आपको मोस्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हम क्लास में नहीं करा पाते हैं। और ये क्या है, जो लिशिरियस सिंडिकस है, ये जो आपके घास होती है सेवण, उसका वैज्ञानिक नाम है। पश्चिमी राजस्थान की घास सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन मृदा है ये राजस्थान के कौन से जिलों में अवस्थित है, पाई जाती है, विस्तृत है? अजमेर और जयपुर में, उदयपुर और राजसमंद के अंदर, जैसलमेर और बीकानेर में, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। दोमट मृदा आप मान सकते हैं, इसे रेतीली मृदा है, रेतीली बलुई है। तो ये अपने मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ऐसी मृदा होती है, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहसी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक देवास सिंचाई परियोजना से आपको पूछा जा सकता है, एक पार्वती सिंचाई परियोजना से आपसे पूछा जाता है, परवन सिंचाई परियोजना पूछा जा सकता है, लासी
ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाकी सोम कमला अंबा आता है तो वो तो क्या सभी को पता होता है। तो लासी सिंचाई परियोजना है ये बारां से, झालावाड़ से, कोटा या बूंदी, तो कहां से हो जाएगी, इसका संबंध बारां से है। लासी सिंचाई परियोजना बारां जिले की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। वो कौन सी समिति थी जिसने पर्यटन को, हम कहीं भी घूमने वगैरह जाते हैं तो वहां पे हमारी सेवा वगैरह होती है, वो एक प्रकार से उद्योग बन चुका है, बिजनेस बन चुका है पर्यटन। तो पर्यटन को किस समिति ने, इस पर्यटन विभाग है इसको बिजनेस का दर्जा दिलाया, उद्योग का दर्जा दिलाया है, तो मोहम्मद यूनुस समिति थी, इसकी सिफारिश पर इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो किस जिले में है। 0 से 6 वर्ष के बीच में जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, प्रतापगढ़ का या उदयपुर का। तो देखिएगा 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है जो वो बांसवाड़ा जिले का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत है। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण को देखें तो राजस्थान के अंदर अवर्गीकृत वन है वो कितने प्रतिशत है। अवर्गीकृत वन 37.05, 56.49, 6.46 और 6.54। तो राजस्थान के अंदर अवर्गीकृत वन है वो 6.46% है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ये वापस से चौथी परियोजना बनी है तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में, बूंदी में है, करौली में है, भरतपुर में है या अलवर में है। तो दोस्तों रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान में लाभान्वित जिलों की संख्या है। जो नर्मदा नहर है, इस नर्मदा नहर से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं। देखिए नर्मदा नहर का प्रवेश पूछे तो सिलू गांव से, ये जालोर के अंदर गांव है सिलू गांव, सिलू गांव से प्रवेश करती है इसका पानी, और 2 जिले जालोर और बाड़मेर से सिंचाई होती है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आराबाला की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। आराबाला यानी आडावाला की पहाड़ियां कहा जाता है। आराबाला या आडावाला की पहाड़ियां ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, कोटा बारा में, बूंदी सवाई माधोपुर में, उदयपुर राजसमंद में या डूंगरपुर बांसवाड़ा में। बताएंगे दोस्तों, सभी को कमेंट करना है राजस्थान में आडावाला की पहाड़ियां कहाँ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा पूछ ले आडावाला की पहाड़ियां कहाँ हैं, और ऐसे बूंदी ओनली मिले तो बूंदी भी क्या है, सही है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युगम है जो सही सुमेलित नहीं किया गया है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा, सौर ऊर्जा प्लांट मोकला के अंदर है, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो गिरल है, और अमर सागर पवन परियोजना है वो जैसलमेर के अंदर है। तो देखिएगा गैस आधारित पवन ऊर्जा है, ये जो गैस आधारित ऊर्जा परियोजना ये गिरल वाली नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिको ने अलवर के किन उद्योगों को, इन उद्योगों को क्या है, जापानी जोन में स्थापित किया। देखिए अलवर जिले के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ के उद्योगों को रिको जो संस्था है उद्योगों के क्षेत्र में काम करती है, इसने जापानी जोन में शामिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कौन कौन से क्षेत्र है। नीमराणा जापानी जोन में आता है, गिलोट जापानी जोन में आता है, थानागाजी जापानी जोन में आता है। तो देखिएगा नीमराणा जापानी जोन में आएगा, गिलोट जापानी जोन में आएगा, यानी 1 और 2 हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। मूंगफली का उत्पादन करने में राजस्थान का कितने नंबर का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताओ मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहता है। बीकानेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा, बीकानेर गंगानगर यहाँ पे मूंगफली होती है। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु शक्तिगृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। जो हमारा रावत भाटा परमाणु शक्तिगृह है जो कोटा के तो सर्वाधिक निकट है, और जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। अगर ऐसे पूछे कि रावत घाटा परमाणु शक्तिगृह कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ में, पूछे किस जिला मुख्यालय के नजदीक है तो फिर कोटा हो जाएगा। तो ये है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। अमेरिका ने हेल्प की थी, कनाडा ने, रूस ने या जर्मनी ने। तो दोस्तों इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंकल जैसलमेर के अंदर जीवाश्म पार्क है आपका, पोहरा जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना लगाई गई थी, और बड़ा बाग जैसलमेर। तो बिल्कुल ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 को किसे राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर की एक अलग से आपकी क्लास आएगी जहां से एग्जैक्ट प्रश्न आने वाले हैं। आपको 20 मिनट के अंदर काफी प्रश्न वहां से मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या है, जुड़े रहिएगा। और जून 2022 को राजस्थान गौरव पुरस्कार किसे दिया गया। ओंकार सिंह को, ओम सिंह रजावत को, बसंत कुमार को या
राजीव सिंह को। तो राजस्थान गौरव पुरस्कार है ये ओम सिंह राजावत को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान सरकार है इसने महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनाने की घोषणा की है। महाराणा प्रताप का पैनोरमा है ये कहाँ पे बनाया जाएगा, हल्दी घाटी में, गोगुंदा में, चित्तौड़गढ़ में या चावंड में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने आप सभी को पता है 1585 के अंदर राजधानी बनी थी गोगुंदा को, और यहीं पे महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया जाए।